नमस्कार प्रिय दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी की मैं क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं जूलॉजी का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर। लगभग विश्वविद्यालय के जो एग्जाम इस बार होने हैं वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होने हैं, यानी ओएमआर सीट पर होने हैं। तो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज की होगी, जिसमें आज हम 100 एमसीक्यू टाइप प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू यही पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों आप सबको पता है कि बीएससी के सेकंड सेमेस्टर में जूलॉजी जो आप पढ़ रहे हैं उसका पेपर टाइटल है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। ये सिलेबस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये नवीनतम पाठ्यक्रम एनईपी के अंतर्गत है, सभी विश्वविद्यालय में यही लागू होगा। आप डीडीयू यूनिवर्सिटी से हो, आप वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय से हो, आपका राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी हो, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, या महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय से हो, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय, बीयू झांसी, एमजेपीआरयू, महात्मा काशी विद्यापीठ जो आपका है यानी बनारस यूनिवर्सिटी, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। कानपुर और आगरा यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब सब में यही प्रश्न पूछा जाएगा। नई यूनिवर्सिटी जो बनी है जिसमें मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, इन सब में भी जो प्रश्न आएंगे वो यहीं से आएंगे। 100% सफलता आपको इस क्वेश्चन पेपर से मिलेगी, इस मॉडल पेपर से मिलेगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। दोस्तों पहला प्रश्न है, नाइट्रोजन बेस में डीएनए अनुपस्थित होता है, यानी कि नाइट्रोजन बेस में डीएनए अब्सेंट होता है तो किसमें? यूरेसिल में। याद रखेंगे कि यूरेसिल, नाइट्रोजन बेस में डीएनए अनुपस्थित किसमें होता है? तो यूरेसिल में। बाकी एडानिन, गुआनिन और साइटोसिन में प्रेजेंट होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, न्यूक्लियोटाइड में होता है। पहला ऑप्शन ए, इसमें दिया गया फास्फेट, बी है आपका शर्करा, सी है नाइट्रोजन क्षार और डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट, शर्करा और नाइट्रोजन क्षार ये सभी होते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या दा। देखिए हिंदी में ऑप्शन दिया गया है तो मैं प्रयास करूंगा ए बी सी और डी के फॉर्म में आप सबको बताने का। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 3 और तीसरा क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल के डी एमिनेशन से बनता है। पहला ऑप्शन है जिसमें है क्रिएटिन, बी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी है यूरिया और डी ऑप्शन आपका दिया गया यूरिक अम्ल। तो याद रखेंगे अमीनो अम्ल के डी एमिनेशन में डी एमिनेशन से क्या बनता है? तो दोस्तों यूरिया बनता है। क्या बनता है? यूरिया। और इसलिए आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है, वह अमीनो अम्ल जो शरीर में बनते हैं उनको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है नॉन इर्सियल या इसेसियल या आ वा बा दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन इसेसियल। ठीक है, नॉन इसेंटियल, माफ कीजिएगा यहाँ पर टॉपिक मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। नॉन इसेंटियल होगा और इसेंटियल। तो वह अमीनो अम्ल जो शरीर में बनते हैं उनको क्या कहेंगे आप सब? नॉन इसेंटियल कहेंगे, नॉन एसेंटियल अमीनो एसिड। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, पांचवा प्रश्न इसमें है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है इसमें कोशिका द्रव में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप सब याद रखेंगे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पर होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इससे इसलिए ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलाव को क्या कहते हैं? जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्जन किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहते हैं या ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं या फिर ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलाव जो होता है उस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रकार से 6 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ या ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 जिसमें क्रेब्स चक्र का महत्व है। पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया अमीनो अम्ल में अम्ल के ऑक्सीकरण में, बी है आपका जिसमें है एटीपी उत्पाद ऑक्सीकरण फॉस्फोराइलेशन द्वारा, ऑप्शन सी है प्रोटीन का ऑक्सीकरण और डी दिया गया है आपका उपरोक्त सभी। तो क्रेब्स चक्र का जो महत्व है ये एटीपी उत्पादन ऑक्सीकरण फास्फोरिलेशन द्वारा होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7वें का ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8वां क्वेश्चन जिसमें एनएडीपी है एक आरएनए का हिस्सा या डीएनए का हिस्सा है,
यह एक एंजाइम है या एक को एंजाइम है? तो NADP जो है ये एक को एंजाइम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 जिसमें पूछा गया एंजाइम बहुलक होते हैं किसके? पहला ऑप्शन ए वसीय अम्ल के, ग्लूकोज के, अमीनो अम्ल के या फिर ट्राइग्लिसराइड के। तो जो एंजाइम बहुलक होते हैं वो किसके बहुलक होते हैं? तो अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं एंजाइम। इसलिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुझे आशा है कि आप लोग ने 9 प्रश्न मैं सॉल्व करा चुका हूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जितने भी साथी हमारे नए अभी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 ध्यान दीजिएगा जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि शब्द प्रोटीन प्रथम बार दिया था किसने? मुल्डर ने, फंक ने या सेंगर ने दिया था या फिर लेमार्क ने दिया था? तो शब्द प्रोटीन प्रथम बार किसने दिया था? मुल्डर ने दिया था। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का आंसर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11 जिसमें है कि केन शर्करा का सामान्य नाम है केन शुगर। केन शुगर यानी केन शर्करा का सामान्य नाम पूछा गया है। पहला ऑप्शन ए जिसमें ग्लूकोज, बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी आपका है सुक्रोज और डी है लैक्टोज। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुक्रोज। सुक्रोज को केन शुगर के नाम से जानते हैं और ग्लूकोज को ब्लड शुगर के नाम से। अगर ग्लूकोज का पूछा जाएगा, यहाँ पर पूछा गया था केन शुगर का सामान्य नाम तो सुक्रोज है। अगर पूछा जाए कि ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है तो ब्लड शुगर के नाम से इसको जानते हैं। लैक्टोज को किसके नाम से जानते हैं? तो मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। ये 3 प्रश्न बहुत ही आसान है और बार बार ये रिपीट होते हैं, इसीलिए एक प्रश्न से आपके 3 प्रश्न तैयार होंगे। कौन कौन सा? अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड शुगर कौन है तो ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं, सुक्रोज को केन शुगर कहते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं और सुक्रोज का एक और नाम है, सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें अल्फा कुंडलन उपस्थित नहीं है। पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन में, कायटिन में, मायोग्लोबिन में या फिर मायोट्रिप्सिन में। तो आप सब याद रखेंगे कि अल्फा कुंडलन जो उपस्थित नहीं होता है ये मायोग्लोबिन में नहीं उपस्थित होता है, बाकी ये हीमोग्लोबिन, कायटिन और काइमोट्रिप्सिन में मौजूद होता है। तो कहां पर नहीं होता है? मायोग्लोबिन में अल्फा कुंडलन उपस्थित नहीं होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि एक धातु आयन जो एंजाइम के कार्य करने के लिए जरूरी होता है कहलाता है। इसको कोफैक्टर कहते हैं या को एंजाइम कहा जाता है, एपो एंजाइम या फिर होलो एंजाइम। तो इसमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कोफैक्टर। एक धातु आयन जो एंजाइम के कार्य करने के लिए जरूरी होता है उसको कोफैक्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14 जिसमें है कि किस विटामिन का नाम टोकोफेराल। इसमें विटामिन दी गई हैं और विटामिन का नाम पूछा गया है कि इसका रासायनिक नाम टोकोफेराल है। तो ध्यान देंगे विटामिन ई का रासायनिक जो नाम है वो टोकोफेराल है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है कि स्नायु तरंग का चलना है एक रासायनिक क्रिया है ये या भौतिक रासायनिक क्रिया है या फिर जल रासायनिक क्रिया है या फिर विद्युत रासायनिक क्रिया है। तो याद रखेंगे कि स्नायु तरंग का चलना एक प्रकार की विद्युत रासायनिक क्रिया है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर। ओके चलिए प्रश्न नंबर 16 जिसमें है 16 नंबर क्वेश्चन में राइबोजाइम है क्या? एक प्रकार का आरएनए एंजाइम है या ये डीएनए एंजाइम है, एंटीबॉडी एंजाइम है या फिर राइबोसोम एंजाइम है। तो राइबोजाइम क्या है दोस्तों? राइबोजाइम एक प्रकार का आरएनए एंजाइम है। क्या है ये? आरएनए एंजाइम। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर इसमें हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार आप सबके एग्जाम में रिपीटेड है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2ON ये कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन जिसमें है HDL को संश्लेषित और स्रावित किया जाता है किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा, लीवर के द्वारा, किडनी के द्वारा या फिर मसल के द्वारा। तो HDL को संश्लेषित और स्रावित किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है लीवर के द्वारा। किसके द्वारा? लीवर के।
ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 जिसमें पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन की एरो माफ कीजिएगा एरिथ्रोसाइट्स की परिपक्वता के लिए आवश्यक कारकों में से एक है, तो इनमें से कौन है? विटामिन B12 इसमें आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि 19 क्वेश्चन तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक मानव वृक्क में लगभग होती है, प्रत्येक मानव वृक्क में लगभग कितनी होती है? 1 मिलियन नलिकाएं या 10 मिलियन नालिकाएं या फिर 5 मिलियन नालिकाएं या फिर 2 मिलियन नालिकाएं। तो याद रखेंगे कि प्रत्येक मानव वृक्क में लगभग कितनी होती हैं? 1 मिलियन नालिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21 जिसमें है कि मेम्ब्रेन लिपिड में उपस्थित सरलतम हाइड्रोफिलिक अंश क्या है? फास्फेट समूह, हाइड्रोक्सिल समूह, एमिनो समूह और शर्करा समूह। तो इसमें से जो राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोक्सिल समूह। मेम्ब्रेन लिपिड में उपस्थित सरलतम हाइड्रोफिलिक अंश जो है वो हाइड्रोक्सिल समूह है। ऑप्शन नंबर 22 में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 22 जिसमें है पाइरूवेट का एसाइटिल को एंजाइम में रूपांतरण एंजाइम पाइरूवेट डिहाइड्रोनेज द्वारा उत्प्रेरित होता है। इस प्रक्रिया में तो यहाँ पर ऑप्शन ए याद रखेंगे NADPH और NADP में ऑक्सीकृत हो जाता है। हो जाता है? ऑक्सीकृत। यानी पाइरूवेट का एसाइटिल को एंजाइम में रूपांतरण एंजाइम पाइरूवेट डिहाइड्रोजन द्वारा उत्प्रेरित होता है और इस प्रक्रिया में जो होता है वो NADPH NADP में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 नंबर प्रश्न का उत्तर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रतिरक्षा में शामिल नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सा ऐसा अंग है जो प्रतिरक्षा में शामिल नहीं है? तो मस्तिष्क इसमें शामिल नहीं है, प्रतिरक्षा में मस्तिष्क शामिल नहीं है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द या ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि डायस्टोल के दौरान रक्त हृदय में प्रवेश करता है या हृदय में छोड़ देता है या फिर नीले को छोड़ देता है या फेफड़ों में प्रवेश करता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि डायस्टोल के दौरान रक्त जो है ये हृदय में प्रवेश करता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25 जिसमें है कि सिस्मोमैनोमीटर मापने का कार्य करता है हृदय गति, नाड़ी पर, रक्तचाप या फिर रक्त मात्रा। तो दोस्तों इसका प्रयोग हम कहां पर करते हैं? हम रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नापने के लिए सिस्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 26 जिसमें है क्वाशीओरकर रोग किसकी कमी से होता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर सभी। तो क्वाशीओरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है प्रोटीन की कमी से। जब शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वाशीओरकर रोग हो जाता है। इसलिए प्रश्न नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 27 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि निम्न में से कौन से अमीनो एसिड को पूर्ति आहार करना जरूरी है? पहला ऑप्शन ए जिसमें है फेनिल एनालिन, बी है सिस्टीन, ऑप्शन सी है ग्लूटामाइन और डी दिया गया एस्पेराजिन। तो 27 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेनिल एनालिन। ये राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रश्न नंबर 28 जिसमें है इनमें से कौन एक हेट्रोकाइनिन ग्रंथि है? आपका ऑप्शन ए अग्नाशय, बी है यकृत, सी ऑप्शन है गोंड और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है स्तन ग्रंथि। तो याद रखेंगे दोस्तों इनमें से हेट्रोक्राइन ग्रंथि जो है वो आपका अग्नाशय है यानी पैनक्रियास आपका हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 जिसमें है एक कार्डियक चक्र की कुल अवधि होती है। तो एक कार्डियक चक्र की कुल अवधि जो होती है वो 0.8 सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर सा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 30 जिसमें है कि प्रत्येक फेफड़ा किसके भीतर घिरा होता है? यानी जो फेफड़ा होता है वो किससे घिरा होता है? पहला ऑप्शन है पार्थिका फुसफुस या फुसफुस गुहा से या फुसफुस झिल्ली से या फिर अंतरांगी फुसफुस से। तो याद रखेंगे कि प्रत्येक फेफड़ा
किससे घिरा होता है, ये आपको बताना है। तो ये घिरा होता है पार्थिका फुसफुस से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 31, जिसमें है कि नर में द्विलिंगी लक्षण किन हार्मोन के प्रभाव से विकसित होते हैं। पहला है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, ऑप्शन सी है जिसमें है जीएच, और ऑप्शन नंबर डी है एफएचएच। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा यानी टेस्टोस्टेरॉन। नर में द्वितीयक लिंग लक्षण निम्न हार्मोन के प्रभाव से विकसित होते हैं, तो उसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन में राइट उत्तर आपका होगा। दोस्तों मैं ऑप्शन यहाँ पर ए बी सी डी के क्रम में बता रहा हूँ, क्योंकि अ बा फ और दा दिया गया है तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। इसी वजह से मैं ऑप्शन को ए और बी और सी और डी के फॉर्म में बोल रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 32 है, नियोटेनी किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है हाइपोथायराइडिज्म, या ऑप्शन नंबर बी है हाइपोपैराथायराइडिज्म, ऑप्शन नंबर सी है हाइपर थायराइडिज्म, और ऑप्शन नंबर दा दिया गया है हाइपर पैराथायराइडिज्म। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो राइट उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बा यानी नियोटेनी किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है हाइपोपैराथायराइडिज्म से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 33, जिसमें है मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी पाई जाती है कहां पर। जांग में पाई जाती है, या पैर में पाई जाती है, या जबड़े में पाई जाती है, या फिर भुजा में पाई जाती है। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत जो पेशी है ये दोस्तों कहां पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जबड़े में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34, जिसमें हृदय की मांसपेशियां हैं। ऑप्शन ए इसमें दिया गया स्वैच्छिक और रेखित, बी है स्वैच्छिक और आरेखित, ऑप्शन नंबर 7 जिसमें है अनैच्छिक और रेखित, और डी दिया गया है अनैच्छिक और आरेखित। तो हृदय की मांसपेशियां ये क्या है, ये स्वैच्छिक और आरेखित है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 35, जिसमें है कि स्क्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है पेट से, आंत से, ग्रहणी से, या फिर ये सभी। तो दोस्तों याद रखेंगे स्क्रेटिन हार्मोन ये स्रावित होता है कहां से, ग्रहणी से स्रावित होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 36, जिसमें है आंतों के अंकुर का संबंध मुख्य रूप से है अवशोषण क्षेत्र में वृद्धि से, या पचे हुए भोजन की सात करने से, या सी ऑप्शन है पाचन एंजाइमों का पुनर्चक्रण, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पचे हुए भोजन को आत्मसात करना। ये आंतों के अंकुर का संबंध मुख्य रूप से किससे है, तो पचे हुए भोजन को आत्मसात करने से है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 37, इसमें है ऑक्सिंटिक ग्रंथियां कहां पर पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है जिसमें है ग्रासिक, बी है छोटी आंत, सी है बड़ी आंत, और डी दिया गया आपका पेट। तो आपको बता दें ऑक्सीडेटिक ग्रंथियां जो पाई जाती है ये पाई जाती है कहां पर, ये बड़ी आंत में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 7 इस क्वेश्चन में राइट उत्तर आपका होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है एडम का सेब कितने तंतुमय उपस्थित से बना है। एडम का सेब, तो दोस्तों एडम का सेब कितने तंतुमय उपस्थित से बना है, तो ये 9 तंतुमय के उपस्थिति से बना है। ऑप्शन नंबर 9 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 ध्यान दीजिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन क्षार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन क्षार है, पहला ऑप्शन है जिसमें है साइटोसिन, बी है थायमिन, सी है ग्वानिन, और डी है यूरेसिल। तो आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन क्षार जो है वह है गुआनिन। गुआनिन आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन क्षार है, इसलिए 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 40 जिसमें है कि न्यूक्लियोसाइड में होता है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है मित्रों, पहला ऑप्शन है जिसमें है कि क्षार शर्करा, बी है क्षार फास्फेट, सी ऑप्शन है क्षार शर्करा फास्फेट, और डी है शर्करा फास्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में दोस्तों शर्करा फास्फेट होती है। क्या होती है, शर्करा फास्फेट। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 41 जिसमें ताला चाबी का मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डीडी यूनिवर्सिटी से बता रहा हूं आप सभी को
कि लगातार 4 वर्षों से ये प्रश्न रिपीट हो रहा है सभी विश्वविद्यालय में। तो ताला चाबी का मॉडल यानी की लॉक एंड की मॉडल, ठीक है, की यानी कि ताला एंड चाबी का मॉडल जो प्रस्तावित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? एमएल फिशर के द्वारा। किसके द्वारा? एमएल फिशर के द्वारा ताला चाबी का मॉडल प्रस्तावित किया गया था डीएनए का। ऑप्शन नंबर ड या डी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है प्रोटीन की मोनोमर इकाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन का मोनोमर इकाई कौन है? पहला ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमीनो अम्ल, या फिर न्यूक्लिक अम्ल, या फिर एसिटिक अम्ल। तो आप सब बताने का जल्दी से प्रयास कीजिएगा कि प्रोटीन की मोनोमर इकाई कौन है। तो प्रोटीन की मोनोमर जो इकाई है वो अमीनो अम्ल है। क्या है भैया? अमीनो अम्ल। प्रोटीन की मोनोमर इकाई अमीनो अम्ल है। ऑप्शन नंबर 22 प्रश्न में आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 43 है निम्नलिखित में से किसका प्रति ग्राम कैलोरी मान अधिकतम है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, या फिर विटामिन। तो याद रखेंगे कि इनमें से कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का प्रति ग्राम कैलोरी मान अधिकतम है। ऑप्शन नंबर 27 प्रश्न में राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44 है कि पेशी तंतु के महीने पेशी सूत्र किस प्रोटीन से निर्मित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया गया है आपका एक्टिन, बी आपका है ट्रोपोनिन, ऑप्शन सी आपका है ट्रोपोमायोसिन, डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? जल्दी से बताने का आप सब प्रयास करेंगे। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा एक्टिन। ठीक है, एक्टिन जो है ये इसका सही उत्तर है। पेशी तंतु के महीन पेशी सूत्र किस प्रोटीन से निर्मित होते हैं? तो ये एक्टिन प्रोटीन से निर्मित होते हैं। प्रश्न नंबर 45 ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि धारीदार तंतुओं में एम रेखा पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? ए पट्टी में, या आई पट्टी में, या एच रेखा में, या फिर जेड रेखा में। तो दोस्तों याद रखेंगे कि धारीदार पेशी तंतुओं में एम रेखा जो पाई जाती है वो ए पट्टी में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? ए पट्टी में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है कि विद्युत आवेग एक न्यूट्रॉन से यात्रा करता है। पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया डेंटाइट, फिर इसके बाद एक्सोन, एक्सोनल एंड और सेल बॉडी। तो इनमें आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सेल बॉडी, इसके बाद में डेंटाइट, फिर एक्सोन और फिर एक्सोनल एंड। यही इसका सही उत्तर होगा। ये विद्युत आवेग का न्यूरॉन से यात्रा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 47, जिसमें है दो निकटवर्ती माइलिन अच्छादों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? तो जब बात हो दो निकटवर्ती माइलिन अच्छादों के बीच के अंतराल को या अंतराल का, तो इसमें रैन वियर के नोट्स इंपॉर्टेंट होंगे। रैन वियर के नोट्स, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जब दो निकटवर्ती माइलिन अच्छादों के बीच के अंतराल को कहा जाता है रैनवियर के नोट्स। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 48, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति थायराइड हार्मोन से जुड़ी नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि थायराइड हार्मोन से जुड़ी इनमें से कौन सी जो है नहीं है। पहला है बौनापन, बी आपका है गाइटर, ऑप्शन नंबर सा अस्थि मृदुलता, ऑप्शन नंबर डी जिसमें है कि एक्सोथैलेमिक गोइटर। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर द। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी स्थिति थायराइड हार्मोन से जुड़ी नहीं है? तो एक्सोथैलेमिक गोइटर ये इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 49, जिसमें है हेनेले लूप किसके अवशोषण के लिए है? तो हेनेले लूप जो है ये जल के अवशोषण के लिए, किसके? जल के अवशोषण के लिए है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द इसमें राइट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 50, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि हृदय के संकुचन के समय क्या होता है? अलिंद तथा निलय अलग अलग सिकुड़ते हैं, या अलिंद तथा निलय एक साथ सिकुड़ते हैं, या केवल अलिंद सिकुड़ते हैं, या फिर केवल निलय सिकुड़ते हैं? तो आप सब याद रखेंगे कि हृदय के संकुचन के समय केवल निलय सिकुड़ता है। ठीक है, केवल निलय सिकुड़ता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 51, जिसमें हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है किसके द्वारा? गति प्रेरक द्वारा, या फिर वेगस तंत्रिका के द्वारा, या फिर सिंपैथिक तंत्रिका के द्वारा, या फिर दिया गया है ऊपर के सभी द्वारा। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
यानी हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है, गति प्रेरक के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 ध्यान दीजिएगा, 52 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि रक्त थक्कीकरण में प्रोथ्रम्बिन को थ्रम्बिन में परिवर्तित करने वाला आयन कौन सा है? तो ये कौन सा आयन है? ये है Ca++ आयन, कैल्शियम आयन। ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यानी रक्त के थक्कीकरण में प्रोथ्रम्बिन और थ्रम्बिन में परिवर्तित करने वाला जो आयन है वो कैल्शियम आयन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर द इसमें राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 53 ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 53 नंबर क्वेश्चन है, क्लोराइड शिफ्ट किसके परिवहन के लिए आवश्यक है? किसके लिए? पहला ऑप्शन ए कह रहा है कि ये CO2 और O2 के लिए है, या N2 के लिए है, या फिर O2 के लिए है, या फिर CO2 के लिए है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्लोराइड, जब यहाँ पर क्लोराइड शिफ्ट की बात हो रही है तो क्लोराइड शिफ्ट के परिवहन के लिए जो आवश्यक है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी CO2 है। इसलिए आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी पर सही उत्तर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 45 जिसमें है पेप्सिन किस माध्यम में सक्रिय होता है? ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है उदासीन, क्षारीय, अम्लीय, या फिर समपरासारी। तो पेप्सिन किस माध्यम में सक्रिय होता है ये पूछा गया था। तो पेप्सिन दोस्तों ये हमेशा सक्रिय कब होता है? क्षारीय माध्यम में। पेप्सिन क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 55 ध्यान दीजिएगा, जिसमें है पाइरूवेट के क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलिसिस के बीच जोड़ने वाली बदल दिया जाता है। तो PEF, या फिर ऑक्सालोसेटेट, या फिर पाइरूवेट, या एसाइटाइल CoA। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि एसाइटिल CoA इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा। यानी कि पाइरूवेट के क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस के बीच जोड़ने वाला जो होता है वो होता है एसाइटिल CoA। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 56 जिसमें गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो याद रखेंगे कि गर्म करने पर विटामिन डी खत्म हो जाए, अब माफ कीजिएगा विटामिन सी खत्म हो जाती है। ठीक है, जब भी आप कोई भी ऐसा पदार्थ है या कोई भी ऐसा भोजन है जिसमें विटामिन सी की मात्रा मौजूद है, अगर आप उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो विटामिन सी इसमें से नष्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 जिसमें है कि कीटोन निकायों का निर्माण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन ए जिसमें है दिमाग, मांसपेशियां, जिगर या वसा ऊतक। तो कीटोन निकाय का निर्माण जो होता है वो वसा ऊतकों में होता है। कहाँ पर होता है? वसा ऊतक में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न में राइट उत्तर आपका है। प्रश्न नंबर 58 जिसमें कार्बोहाइड्रेट का RQ क्या होता है? ठीक है, RQ पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? तो इसका RQ जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? जल्दी से आप सब बताने का प्रयास करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का RQ क्या होता है। आप सबके द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाना है, कमेंट के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा। प्रश्न नंबर 58 का आंसर आप सब प्रयास करें, कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए। ऑप्शन आपका दिया गया ए, इसमें 1 दिया गया है कि क्या कार्बोहाइड्रेट का RQ 1 होता है, या 1.5 होता है, या 0.5 होता है, या फिर 0.8 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर आपका है 59 जिसमें है सब्सट्रेट की वह सांद्रता जिस पर किसी एंजाइम की अधिकतम गति का आधी गति प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? उसको Q10 कहते हैं, या सांद्रक गुणांक कहते हैं, या फिर वाइकस मेंटेनेंस नियतांक कहते हैं, या फिर अर्ध आयु कहते हैं। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वाइकस मेंटेन नियतांक इसको कहा जाता है। आंसर नंबर सी राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 60 जिसमें है कि वह एंजाइम जो अंतः आणविक पुनर्विन्यास के उत्प्रेरण करता है उसको क्या कहते हैं? लाइगेज, ऑक्सीडोरिडेक्स, या फिर आइसोमेरेस, या फिर हाइड्रोलेस। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा 60 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी आइसोमेरेस इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी वह एंजाइम जो अंतः आणविक पुनर्विन्यास में उत्प्रेरण करता है वो आइसोमेरेस है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 61 जिसमें है कि वसा के एक अणु में वसीय अम्ल के कितने अणु होते हैं? तो दोस्तों वसा के एक अणु में वसीय अम्लों के जो अणु मौजूद होते हैं उनकी संख्या होती है 3,
इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम्स का प्रोटीन हिस्सा है। एंजाइम्स का प्रोटीन हिस्सा किसका है? तो ये प्रास्थैतिक समूह का हिस्सा है। किसका है? प्रास्थैतिक समूह का हिस्सा है, इसलिए आंसर नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर आपका है 63, जिसमें है सार्कोमियर निम्न के बीच की दूरी है। सार्कोमियर निम्न के बीच की दूरी पूछी गई है, तो दो जड़ रेखाओं के बीच की दूरी है। ठीक है, सार्कोमियर दो जड़ रेखाओं के बीच की दूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 64, जिसमें है कि कोरी चक्र निम्न से संबंधित है। चलिए बताने इसका प्रयास करिएगा। कोरी चक्र निम्न से संबंधित है। पहला ऑप्शन है पायरुविक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर ऑक्सैलिक अम्ल। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा यानी लैक्टिक अम्ल। कौरी चक्र जो संबंधित है वो लैक्टिक अम्ल से संबंधित है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 65, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीटोसिन उत्पादित होता है किससे? थाइमस से, थायराइड से, हाइपोथैलेमस से या फिर पीयूष ग्रंथि से। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल। ठीक है, माफ कीजिएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, यहाँ पर थायराइड नहीं होगा। ऑक्सीटोसिन जो उत्पादित होता है वो हाइपोथैलेमस से उत्पादित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 66, जिसमें कैल्शियम चयापचय के लिए जिम्मेदार ग्रंथि कौन सी है? तो कैल्शियम चयापचय के लिए जो जिम्मेदार ग्रंथि है वो पैराथायराइड ग्रंथि है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 67, जिसमें है कि रिफ्लेक्स क्रिया नियंत्रित होती है किससे? रीढ़ ऋजु से या फिर मस्तिष्क से या दोनों से? ए आ व बा दोनों से। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रीढ़ के ऋजु से रिफ्लेक्स क्रिया नियंत्रित होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूरिया का निर्माण होता है कहाँ पर? वृक्क में, वृक्क नालिका में, मूत्राशय में या फिर यकृत में? तो यूरिया का जो निर्माण होता है वह कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर है 69 यानी 69 नंबर क्वेश्चन है कि हिज के बंडल पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? ये अलिंद में पाए जाते हैं या फिर निलय में पाए जाते हैं या आ व बा दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखेंगे कि हिज के जो बंडल हैं वो ना निलय में पाए जाते हैं ना अलिंद में पाए जाते हैं, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 70, जिसमें है स्तनी हृदय में पेसमेकर होता है ए बी नोड या बी ए नोड या एस ए नोड या फिर ए एस नोड। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि स्तनी हृदय में पेसमेकर जो होता है वो ए बी नोड में होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 71, जिसमें है कि निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी होती है? तो निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की जो सांद्रता होती है वो 16% होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 72, जिसमें है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन अपघटन वक्र होता है पैराबोलिक होता है या रेखीय होता है या हाइपरबोलिक होता है या फिर सिग्माइंड होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि हीमोग्लोबिन का जब बात हो, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण जल अपघटन जो वक्र होता है ये सिग्मांड होता है। ऑप्शन नंबर आपका द इस प्रश्न में सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 73, जिसमें पित्त का कार्य होता है। पित्त का कार्य क्या है? इमल्सीकरण करना है। पित्त का कार्य क्या है? इमल्सीकरण करना। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 74, जिसमें है विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग, बेरी पेलेग्रा या रिकेट्स। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है यानी सूखा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका है 75, जिसमें सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन कौन है? तो सामान्य दृष्टि के लिए रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है और इसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। सामान्य दृष्टि की बात हो रही है, आंखों की रोशनी के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट विटामिन है वो विटामिन ए है, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्लियर है? तो आज की इस क्लास में हमने 75 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और यह मॉडल पेपर 100% आपके पेपर पैटर्न पर मैंने बनाया है। नेक्स्ट मॉडल पेपर जो आपका आएगा वो 100 क्वेश्चन का आएगा। ठीक है,
100 MCQ क्वेश्चन कराएंगे और इसके बाद में हम 200 MCQ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, जिसमें 200 MCQ होंगे और लास्ट का जो मॉडल पेपर होगा जिसमें 500 MCQ प्रश्न होंगे। और यही 4 मॉडल पेपर आपके लिए रामबाण होगा। अगर आपने इस 4 मॉडल पेपर को तैयार कर लिया तो आपको 100% सफलता मिलेगी। बाकी आपको अगर केमिस्ट्री का देखना है क्लास, या फिर आपका बॉटनी सब्जेक्ट है, या आपका फिजिक्स है, या फिर आपका मैथ है, तो आप सब हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। ओके, तो दोस्तों आप सबको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। ओके, तो पीडीएफ जिनको चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पीडीएफ, आप सब मांगते रहते हैं कि पीडीएफ इसका कहाँ मिलेगा सोल्यूशन के साथ, तो टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पर सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, क्लास का नोटिफिकेशन और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहां पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।